अभी तक तो जो म्यूचुअल फंड अच्छा करती थी, उसपे सेबी का रेड होता था, सेबी जाँच करती थी। जैसे एक्सिस का हुआ, क्वांट का हुआ। अभी अच्छा निप्पॉन म्यूचुअल फंड कर रही तो उसपे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। आपने भी एमसी न्यूज़ में सुना होगा। तो कई लोगों का कमेंट ऐसा आया कि क्या हमें निप्पॉन म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए? क्या स्कैम हुआ है? कुछ दिक्कत हुई है कि सीबीआई इसके ऊपर जाँच कर रही है। तो देखिए, सीबीआई जांच कर रही है जिस मामले की, वो मामला 900 करोड़ का है, लेकिन एक्चुअल में ये जो 900 करोड़ का मामला है, ये पार्ट है एक 3000 करोड़ 3000 करोड़ के लगभग में ट्रांजैक्शन हुआ था उसका। और यहाँ पे दिक्कत क्या है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। ये बातें आज से मुझे लगता है पिछले साल या 6 महीने पहले उठी थी कि ये मामला है रिलायंस म्यूचुअल फंड का। 2019 से पहले जो निप्पॉन म्यूचुअल फंड थी वो रिलायंस म्यूचुअल फंड थी। तो ये मामला रिलायंस म्यूचुअल फंड का है, साथ में यस बैंक का है। और यस बैंक में भी जब स्कैम वाला निकल के आया था यस बैंक का, राणा कपूर वाला, उससे पहले राणा कपूर ये लोग मैनेजमेंट में थे और उसके बाद पूरा का पूरा मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। तो यस बैंक और रिलायंस म्यूचुअल फंड के बीच में है ये जो भी ट्रांजैक्शन को लेकर इशू है। बॉन्ड जो यस बैंक के बॉन्ड्स थे उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, और सिर्फ रिलायंस म्यूचुअल फंड नहीं, रिलायंस म्यूचुअल फंड, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल, मतलब रिलायंस की जितने भी टाइप की फाइनेंस कंपनीज थी, उन्होंने अनिल अंबानी वाले रिलायंस की, मुकेश अंबानी वाले रिलायंस की नहीं, तो उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। तो उसी को लेकर यहाँ पे जो एनसीडी बॉन्ड्स थे उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट किया, उस पैसे का क्या हुआ, किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, कुछ स्कैम वगैरह हुआ, इसको लेकर सेबी भी जांच कर रही है और सीबीआई के पास भी अब केस गया है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये बात पुरानी, मतलब 2014 में, 2014 से 2020, ये 6 साल के टाइम पीरियड के बीच के ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है। तो वो भी तो अभी से, मतलब समझो तो 10 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है। और उस टाइम पे यस बैंक के अंदर भी मैनेजमेंट दूसरी थी और निप्पॉन के अंदर भी मैनेजमेंट दूसरी थी। निप्पॉन तो उस टाइम पे था ही नहीं, उस टाइम पे रिलायंस म्यूचुअल फंड था। तो अगर जांच करते भी हैं तो क्या निकलता है फिर उस पे, अगर कुछ स्कैम किया होगा तो ये लोग पेनलाइज किसको करेंगे? मुझे लगता है पेनलाइज उन लोगों को करना चाहिए जो उस टाइम पे मैनेजमेंट में थे। उस टाइम पे रिलायंस था और उस टाइम पे इधर राणा कपूर का मैनेजमेंट था, तो उन लोगों पे ही अगर कोई दिक्कत होगा, कोई अगर पेनल्टी वगैरह लगेगी तो उन लोगों पे लगेगी। निप्पॉन नाम के लिए अभी, क्योंकि निप्पॉन रिलायंस ही निप्पॉन बन चुका है, इसलिए नाम के लिए जरूर ये आ रहा है कि निप्पॉन म्यूचुअल फंड के ऊपर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बट एक्चुअल में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो रिलायंस के टाइम पे कुछ हुआ होगा उसके कारण हो रही है। क्लियर है? तो निप्पॉन के ऊपर एक्चुअल में नहीं हो रही है। तो जितने भी लोग निप्पॉन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं, चाहे लार्ज कैप फंड हो, चाहे मिड कैप फंड हो, चाहे स्मॉल कैप फंड हो, सारे ही जो निप्पॉन के आजकल फंड्स हैं वो काफी बढ़िया पिछले 4-5 सालों से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो मुझे नहीं लगता कोई भी डरने की, किसी भी तरीके की डरने की बात है। यहाँ पे निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने किसी भी तरीके का स्कैम नहीं किया है। निप्पॉन एक जापानी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने हिस्सेदारी रिलायंस के अंदर में खरीद के और फिर पूरी तरीके से उसको अपना कर लिया जब इनको एग्जिट करना था म्यूचुअल फंड बिजनेस से। तो निप्पॉन अपना साफ सुथरा अलग चल रहा है। जो भी पीछे का कांड किया गया है वो रिलायंस म्यूचुअल फंड, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस, इन सब के द्वारा किया गया है। और साथ में यस बैंक के अंदर जब राणा कपूर की मैनेजमेंट थी तो उस टाइम पे किया गया है। तो वो लोगों का जो होगा सो होगा। इधर हम लोग निप्पॉन के अंदर, निप्पॉन स्मॉल कैप के अंदर मेरा भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो इधर हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां तक मैंने रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी हैं, मुझे तो यही लगता है। आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दें।